कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से कस्बे सोनपुर से। वहीं रहती थी एक लड़की, सिया। सिया के पिता एक स्कूल के शिक्षक थे और माँ घर संभालती थीं। मध्यम वर्गीय परिवार था, पर खुशहाल। सिया बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। न किसी से ज्यादा बोलती, न किसी की शिकायत करती। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे उसके भीतर कोई तूफान पल रहा हो, पर वो कभी बाहर ना आने दिया हो। सिया को पढ़ाई से बहुत लगाव था। गांव की लड़कियां जहां 10वीं के बाद शादी कर ली जाती थीं, वहीं सिया का सपना था खुद पर खड़ा होना। वो कहती थी, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती माँ, मैं अपनी पहचान चाहती हूँ। माँ मुस्कुरा देती, पर दिल में डर भी रहता था, क्योंकि वो जानती थीं कि बड़े शहर में एक लड़की का अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। फिर भी जब सिया ने कॉलेज खत्म किया, उसने ठान लिया कि वो नौकरी करेगी, चाहे जो हो जाए। कई जगह फॉर्म भरे और आखिर एक दिन उसे शहर की एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। शहर का नाम था पटना। उसने माँ से कहा, बस कुछ साल रह लूंगी, फिर आपको अपने पास बुला लूंगी। और इस तरह 23 साल की सिया ने पहली बार गांव से बाहर कदम रखा। एक छोटी सी ट्रॉली बैग में कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और माँ के हाथ से बंधी राखी थी, सुरक्षा के लिए। पटना उसके लिए बिल्कुल नया था। भीड़, गाड़ियाँ, हॉर्न और लोगों की जल्दबाजी, सब कुछ अजनबी लगा। पहले कुछ दिन उसने एक गर्ल्स हॉस्टल में रहना शुरू किया। छोटा सा कमरा था, एक पंखा, एक बिस्तर और दीवार पर टंगे सपनों की परछाई। हर सुबह वो जल्दी उठती, चाय बनाती और बस पकड़कर ऑफिस पहुंच जाती। ऑफिस में सब उसे मिस सिया कहते थे। वो विनम्र थी, पर आत्मसम्मान से भरी हुई। धीरे धीरे सबकी प्यारी बन गई। पर शहर की चकाचौंध के बीच वो हर शाम जब बालकनी से सूरज डूबते देखती, तो उसके मन में बस यही सवाल उठता, क्या मैं सच में खुश हूं? शायद नहीं, क्योंकि उसकी खुशी सिर्फ काम में नहीं थी। वो किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो उसकी थकान समझ सके। एक दिन ऑफिस में नया स्टाफ आया, आर्यन। हंसमुख, आत्मविश्वासी और बेहद सुलझा हुआ लड़का। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, पर अक्सर रिसेप्शन पर सिया से किसी न किसी बात पर मिल जाता। पहले तो दोनों बस औपचारिक बातें करते, पर वक्त के साथ उनके बीच अनकहे शब्द बढ़ते गए। लंच टाइम में कभी कभी सिया उसके साथ बैठ जाती। आर्यन हमेशा कहता, तुम्हारे अंदर एक सुकून है सिया, इस शोर भरे शहर में बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। सिया मुस्कुरा देती, पर कुछ कहती नहीं। वो जानती थी कि अजनबी शहर में किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। पर आर्यन अलग था। वो उसके हर छोटे दुख को पहचान लेता था। जब सिया बीमार होती, तो ऑफिस से लौटते वक्त उसके लिए दवा लेकर आता। जब सिया चुप रहती, तो बस चाय सामने रख देता, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वो बारिश की शाम थी, जब आर्यन ने पहली बार सिया का हाथ थामा था। दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे, बारिश तेज हो रही थी। सिया ने अपनी छतरी आगे बढ़ाई, तो आर्यन बोला, छतरी छोटी है, पर जगह काफी है, अगर दिल में जगह हो। सिया मुस्कुराई, शायद पहली बार इतने सच्चे दिल से। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वो एहसास जो एक अनजाने डर के साथ आता है, प्यार का। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता गहरा होता गया। अब सिया की शामें अकेली नहीं रहती थीं। आर्यन उसे बाइक से ड्रॉप करता, कभी मंदिर ले जाता, कभी गंगा किनारे बैठकर घंटों बातें करते। सिया के लिए ये सब सपनों जैसा था। एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा अपने भीतर की कमी को अकेले सहा था। आज उसे कोई मिला था जो उसे पूरा महसूस कराता था। जब आर्यन ने शादी की बात की, तो सिया चुप हो गई। वो जानती थी कि शहर की जिंदगी में प्यार आसान है, पर रिश्ते निभाना मुश्किल। आर्यन ने कहा, डर मत सिया, मैं सब संभाल लूंगा। और उसने सच में संभाल भी लिया। दोनों ने घर वालों से बात की, थोड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन आखिरकार सब मान गए। एक छोटे से मंदिर में कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने 7 फेरे लिए। सिया ने सोचा, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। वो अब आर्यन की पत्नी थीं, एक नया घर, नए सपने, नई उम्मीदें।
पहले कुछ महीने बेहद खूबसूरत गुजरे। आर्यन के माता पिता भी उसे पसंद करते थे। घर में हंसी, मुस्कान और एक नई बहू का स्वागत। हर कोई कहता, अब बस जल्दी से पोते की खबर सुनना चाहते हैं। सिया शर्म से मुस्कुरा देती। शादी के 5 महीने बाद जब सिया को लगा कि सब कुछ अब ठीक चल रहा है, उसी वक्त जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दिन यादगार बन गया, पर दर्द का। सिया कई दिनों से बीमार महसूस कर रही थी। उसे उलझन, कमजोरी और पेट में दर्द हो रहा था। आर्यन ने कहा, शायद गुड न्यूज़ हो। दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। सिया मुस्कुराती हुई अंदर गई, पर बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने कहा था, सिया, आपके गर्भाशय में ऐसी समस्या है कि आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। बस एक झटके में उसकी दुनिया रुक गई। वो घर लौटी, पर खुद को समझा नहीं पा रही थी। उसने सोचा, आर्यन को कैसे बताऊं। रात भर रोती रही। सुबह जब आर्यन के सामने सच बताया, वो चुप रह गया। वो न गुस्सा हुआ, न दुख जताया, बस कमरे से बाहर चला गया। सिया ने सोचा वो संभल जाएगा, पर कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि सब कुछ बदल गया है। आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी बातें कम हो गईं, मुस्कुराहट गायब हो गई। ससुराल वालों को जब बात पता चली तो उन्होंने एक दिन साफ कह दिया, हमें वो बहू नहीं चाहिए जो हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। सिया के हाथ से थाली गिर गई। वो कांपते हुए बोली, पर मैं आपकी बहू हूं। पर किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आर्यन भी खड़ा रहा, बिना कुछ बोले। उस रात बारिश हो रही थी। घर के दरवाजे के बाहर एक छोटी सी गठरी रखी थी जिसमें सिया के कपड़े थे। वो वही थी जो कभी इस घर में लक्ष्मी बनकर आई थी। आज उसी को निकाला जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो मां नहीं बन सकती थी। सिया चुपचाप बाहर निकली। न कोई आंसू, न कोई आवाज, बस आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर यही तेरी मर्जी थी तो मुझे बनाया ही क्यों था। और इस तरह सिया का नया सफर शुरू हुआ, एक अकेलेपन का सफर। बारिश थम चुकी थी, पर सिया के भीतर की बरसात नहीं रुकी थी। हाथ में एक छोटी सी थैली, बदन पर भीगा हुआ दुपट्टा और दिल में वो खालीपन जो शायद किसी भी मौसम से बड़ा था। रात के 11:30 बज रहे थे। शहर की सड़कें सूनी थीं। गाड़ियों की आवाज़ें दूर से आती और सिया बस चलती जा रही थी, बिना दिशा के, बिना मकसद के। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं मां नहीं बन सकी? वो बस के अड्डे के पास जाकर बैठ गई। ठंड बढ़ रही थी। उसने खुद को साड़ी में लपेट लिया, पर मन के भीतर की ठंड से कोई कपड़ा नहीं बचा सकता था। सुबह जब आंख खुली तो सूरज उग चुका था। सड़क के किनारे एक चाय वाला दुकान सजा रहा था। सिया धीरे से उठी और पास गई। भैया, एक चाय मिलेगी? चाय वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद उसके कपड़ों से पहचान गया कि रात सड़क पर गुजरी है। फिर बोला, बैठ जाओ बहन जी, ले आऊं। वो कप चाय उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वो धीरे धीरे चुस्कियां ले रही थी और सोच रही थी, अब कहाँ जाऊं? माँ बाप का घर अब लौटना उसके लिए नामुमकिन था। गांव में अगर किसी ने सुन लिया कि सिया मां नहीं बन सकती, तो लोग उसे ही दोष देंगे। कहेंगे निशानी है पाप की। वो शहर में ही रहने का फैसला करती है, पर कहाँ, किसके सहारे? कुछ दिन बाद उसने एक छोटे से कपड़ों की दुकान में काम शुरू किया। मालिक ने कहा, रहने का भी इंतजाम है, ऊपर एक कमरा खाली है। सिया ने बिना सोचे मान लिया। वो कमरा बहुत छोटा था, पर उसके लिए वही संसार बन गया। एक बिस्तर, एक अलमारी और खिड़की से दिखता आसमान। वो दिन में दुकान पर काम करती और रात में खिड़की से तारों को देखती रहती। हर रात जब कोई बच्चा हंसता हुआ दिखता तो उसका दिल चुभता। वो सोचती, काश मेरे भी गोद में एक बच्चा होता। पर अब वो सब सपना बन चुका था। अब सिया के पास सिर्फ खुद थी, और वो खुद भी अधूरी थी। धीरे धीरे मोहल्ले में लोग सिया को पहचानने लगे। कोई कहता, देखो, वो अकेली औरत है। कोई कहता, पति छोड़ गया लगता है। कुछ तो यहाँ तक कहते,
ऐसी औरतें ही बदनाम करती हैं शहर को। सिया ने चुप रहना सीख लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि जब जमाना बोलने पर उतर आए तो चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। वो दिन में मुस्कुराती, पर रात में तकिए में मुंह छिपाकर रोती। हर आंसू जैसे कह रहा होता, किसने कहा कि बांझ सिर्फ वो होती है जो बच्चे नहीं जन सकती। बांझ तो वो दुनिया है जिसमें इंसानियत नहीं बची। एक दिन वो दुकान से लौट रही थी। रास्ते में एक मंदिर के बाहर उसने देखा एक छोटी सी बच्ची अकेली बैठी थी। उम्र रही होगी 5-6 साल। चेहरे पर धूल, कपड़े फटे हुए और आंखों में डर। सिया पास गई। बिटिया, घर कहाँ है तुम्हारा? बच्ची बोली, माँ पापा चले गए, मैं यहीं रहती हूं। सिया का दिल कांप गया। वो बच्ची जैसे उसकी अतीत की तस्वीर थी, अकेली, बेसहारा, डरी हुई। उसने उसे उठाया, पास के ढाबे में खाना खिलाया। फिर उसे अनाथालय ले जाने लगी, पर बच्ची ने उसका आंचल पकड़ लिया और बोली, माँ। वो एक शब्द सिया के दिल में तूफान बन गया। उसके शरीर से सिहरन दौड़ गई। वो बच्ची उसे उसकी अधूरी गोद की याद दिला रही थी। उस दिन से सिया हर दिन उस बच्ची के पास जाने लगी। नाम रखा मीरा। अब सिया थोड़ा मुस्कुराने लगी थी। वो मीरा के लिए कपड़े लाती, खाना बनाती और उसके बाल संवारती। कभी कभी मीरा कहती, माँ, तुम मेरे जैसी हो ना, जिसके पास कोई नहीं। सिया हंस देती, पर भीतर दर्द होता। फिर भी उसी बच्ची ने उसकी जिंदगी को नया अर्थ दे दिया था। अब सिया को लगता कि शायद ईश्वर ने मुझे मां नहीं बनाया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं किसी की जरूरत बनूं। वो हर रविवार मीरा के साथ मंदिर जाती। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। एक दिन अचानक दुकान में आर्यन आया। वो वही आर्यन था जो कभी उसके सपनों का हिस्सा था। चेहरा थका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखों में अफसोस। सिया उसे देखकर सन्न रह गई। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द नहीं मिले। आर्यन बोला, सिया, माँ बीमार हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हें देखना चाहती हैं। सिया चुप रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब इन सब का क्या मतलब है। वो घर जिसने उसे निकाल दिया था, अब उसे याद कर रहा था। उसने धीमे से कहा, मुझे अब कोई देखने की जरूरत नहीं, मैं अब किसी की नहीं हूं। आर्यन की आंखें नम हो गईं। वो बोला, मुझे माफ कर दो सिया, मैंने डर में सब खो दिया। मैं रोज तुम्हें ढूंढता था, पर हिम्मत नहीं हुई मिलने की। सिया बोली, कभी कभी माफी से जख्म नहीं भरते आर्यन, और कुछ रिश्ते तब मर जाते हैं जब भरोसा मर जाता है। आर्यन चला गया और सिया फिर से टूट गई, पर इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत थी। उस रात सिया देर तक जागी रही। मीरा उसके पास सो रही थी। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, तू मेरी गोद का सुकून है मीरा, मुझे अब कोई अधूरा नहीं कह सकता। अगले दिन सिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उस दुकान की नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल लिया। वो अनाथ बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से बसने लगी, बिना किसी पति के, बिना किसी समाज की स्वीकृति के। पर उसके भीतर अब एक सुकून था, क्योंकि उसने अपने दर्द को दूसरों की उम्मीद में बदल दिया था। कुछ महीनों में उसका ट्यूशन सेंटर पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। लोग अब उसे सिया दीदी कहने लगे। जो कल तक उसे बांझ कहते थे, आज उन्हीं की बेटियां सिया से पढ़ने आती थीं। कभी कभी सिया खिड़की से बाहर आसमान देखती और कहती, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे मां नहीं बनाया, लेकिन मुझे दूसरों का सहारा बना दिया। समय बीतता गया। सिया का ट्यूशन सेंटर अब सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं रहा था, वो एक आश्रय बन चुका था, जहां अनाथ, गरीब और अकेले बच्चे आकर सुकून पाते थे। सिया का हर दिन इन बच्चों के साथ गुजरता। कभी वो उनके साथ हंसती, कभी उनके आंसू पहुंचती और कभी बस चुपचाप उन्हें खेलते हुए देखती रहती। मीरा अब 8 साल की हो गई थी। वो सिया की छाया बन चुकी थी। हर सुबह सिया के साथ उठना, झाड़ू लगाना, पूजा करना और फिर बच्चों को पढ़ाने में मदद करना,
यही उसकी दिनचर्या थी। सिया ने अपनी छोटी सी दुनिया खुद बना ली थी, बिना किसी पुरुष के सहारे, बिना समाज की मंजूरी के। वो अब सिया माँ कहलाने लगी थी। जिस मोहल्ले में कभी लोग उसके बारे में बातें करते थे, अब वही लोग उसे सलाम करते थे। कोई दवा लेकर आता, कोई सब्जी छोड़ जाता, कहते, सिया दीदी, आप जैसी औरतें ही भगवान का रूप हैं। पर दुनिया को बदलने में वक्त लगता है, और जहाँ अच्छाई होती है वहाँ जलन भी होती है। पास के ही कुछ लोग अब उसकी नीयत पर शक करने लगे, कहने लगे, अकेली औरत है, इतनी आज़ादी किसने दी? बच्चों के बहाने कुछ और चल रहा है शायद। सिया ने फिर वही किया जो वो हमेशा करती आई थी, चुप रही, क्योंकि वो जानती थी आवाज़ उठाने से पहले उसे अपना काम साबित करना होगा। एक दिन मीरा स्कूल में एक फॉर्म लेकर आई, जिसमें लिखा था, मदर्स नेम और फादर्स नेम भरना आवश्यक है। मीरा बोली, माँ, यहाँ क्या लिखूं? सिया के हाथ रुक गए। उसके मन में जैसे सैकड़ों सवाल एक साथ उठे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बस इतना लिख दो बेटा, माँ सिया। पिता का नाम छोड़ दो, भगवान को रहने दो वहाँ। मीरा हंसती, पर जब स्कूल में बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे तो वो घर लौटकर रोने लगी। माँ, सब कहते हैं कि मैं किसी की औलाद नहीं हूँ। सिया ने उसे गोद में लिया और बोली, तू मेरी औलाद है मीरा, और माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो होती है जो अपने बच्चे का दर्द समझे। उस दिन सिया की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब वो रोना भूल चुकी थी। अब उसमें सिर्फ हिम्मत बची थी। कुछ महीने बाद सिया ने एक और कदम उठाया। उसने तय किया कि वो मीरा को कानूनी रूप से गोद लेगी। वो चाहती थी कि मीरा का नाम हमेशा उसके साथ जुड़ा रहे। पर कानून आसान नहीं था। अधिकारियों ने कहा, आपके पास पति नहीं है, आप अकेली हैं, आप बच्चे की परवरिश कैसे करेंगी? सिया ने शांत स्वर में कहा, मैंने अकेलेपन में जीना सीखा है, और जो औरत अकेले जी सकती है वो किसी को भी जीना सिखा सकती है। कई सवाल, कई दस्तावेज, कई ठोकरें, पर आखिर एक दिन अदालत ने उसे मीरा की कानूनी मां घोषित कर दिया। उस दिन सिया ने घर लौटकर दीवार पर वो कागज टांगा, जैसे किसी ने उसकी अधूरी गोद को भर दिया हो। पर हर जीत के साथ एक परीक्षा आती है। एक दिन मोहल्ले में किसी ने उसकी इज्जत पर उंगली उठाई, कहा, पता नहीं ये बच्ची कहाँ से लाई है, अकेली औरत है, पता नहीं क्या काम करती है। वो शब्द तीर बनकर सिया के दिल में गड़ गए। कभी उसने सोचा था कि समय सब बदल देगा, पर नहीं, समाज की सोच उतनी छोटी थी जितनी पहले थी। वो पुलिस स्टेशन गई, रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर स्थानीय अखबार में अपना इंटरव्यू दिया। वहां उसने कहा, समाज औरत से माँ बनने की उम्मीद रखता है, पर उसे माँ बनने का अधिकार नहीं देता। अगर कोई औरत बिना शादी के किसी बच्चे को गोद ले तो लोग उसे शक की नज़र से देखते हैं। क्या ममता की कोई वैवाहिक शर्त होती है? उस इंटरव्यू ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। हर जगह उसकी कहानी छपने लगी। सिया माँ, जिसने साबित किया कि ममता खून की मोहताज नहीं। कुछ महीने बाद उसे एक एनजीओ से बुलावा आया। वो चाहते थे कि सिया उनके साथ काम करे, गरीब और अनाथ बच्चों के लिए। सिया ने खुशी खुशी हामी भर दी। अब उसका सिया शिक्षालय बड़ा हो चुका था। जहाँ पहले 10 बच्चे आते थे, अब 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। कई महिलाएं वहाँ काम करती, जो कभी खुद जिंदगी की मार झेल चुकी थी। सिया अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो संघर्ष की मिसाल बन चुकी थी। एक रात सिया और मीरा छत पर बैठे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा बोली, माँ, अगर भगवान मुझसे पूछे कि किसके साथ रहना है तो मैं उसे कहूंगी सिया माँ के साथ। सिया ने उसे गले से लगा लिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि शायद अब उसके भीतर की खाली जगह भर गई है। वो अब अधूरी नहीं थी। उसकी गोद में वो बच्ची थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को अर्थ दे दिया था। एक दिन नगर निगम की ओर से समारोह रखा गया, जहां सिया को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हॉल में सैकड़ों लोग थे। स्टेज पर सिया के नाम की घोषणा हुई। एक ऐसी महिला जिसने अपने मातृत्व को समाज के डर से नहीं बल्कि इंसानियत के प्रेम से परिभाषित किया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सिया स्टेज पर पहुंची, पुरस्कार लिया
और माइक पर बस इतना कहा, मुझे माँ नहीं बनने दिया गया था, इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं सबकी माँ बनूंगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर औरत की आंखें नम थीं। किसी ने धीमे से कहा, शायद भगवान ने सिया को चुना था हमें सिखाने के लिए कि माँ बनना सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से होता है। अब सिया की जिंदगी सुकून से भरी थी। मीरा अब किशोरावस्था में थी, होशियार, संस्कारी और दृढ़। वो कहती, माँ मैं बड़ी होकर तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। सिया मुस्कुराती और कहती, तुम मेरे जैसी नहीं बनेगी बेटा, तुम मुझसे बेहतर बनेगी। अब उसकी दुनिया में दर्द तो था, पर डर नहीं था। उसने समाज को जीत लिया था, बिना लड़े, बिना चीखे, बस खुद को सही साबित करके। समय, जो कभी सिया का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब उसका सबसे सच्चा साथी बन चुका था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, बालों में सफ़ेदी, चेहरे पर झुर्रियाँ, पर आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन मीरा को देखकर आई थी। उसका सिया शिक्षालय अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। हर दीवार पर बच्चों की हंसी गूंजती थी, हर कोने में सिया के संघर्ष की कहानी छपी थी। लोग अब उसे सिया माँ नहीं, बल्कि माँ सिया देवी कहते थे। उसका नाम अब सम्मान का प्रतीक बन चुका था। मीरा बड़ी हो चुकी थी। उसे एक एनजीओ में काम मिला था, जहां वो भी अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। एक दिन वो घर आई और बोली, माँ मैं शादी करना चाहती हूँ। सिया मुस्कुराई, बेटा यही तो मैं हमेशा चाहती थी, तू अपने लिए जीना सीखे। मीरा ने बताया कि जिस लड़के से वो शादी करना चाहती है, वो भी अनाथालय में पला बढ़ा है और दोनों साथ मिलकर ज़रूरतमंद बच्चों की सेवा करना चाहते हैं। सिया की आंख से भर आईं। उसे लगा जैसे भगवान ने आखिर उसकी हर अधूरी इच्छा पूरी कर दी। जिस गोद को दुनिया ने बांझ कहा था, वो आज किसी का जीवन बना रही थी। घर फूलों से सजा था। मीरा दुल्हन बनी बैठी थी, सिया के पुराने चुन्नी से ओढ़ी हुई। उसने कहा, माँ मेरे लिए इससे कीमती कुछ नहीं, क्योंकि इस दुपट्टे में तुम्हारा आशीर्वाद है। शादी में सैकड़ों लोग आए, वो मोहल्ले वाले भी, जिन्होंने कभी सिया को ताने दिए थे। सबकी नज़रें शर्म से झुकी थीं। हर कोई मन ही मन कह रहा था, हमने जिसे ठुकराया वही आज सबका सिर ऊंचा कर रही है। फेरे शुरू हुए। मीरा ने सिया के पैर छुए और कहा, माँ तू ही मेरी असली दुनिया है। सिया ने उसे गले लगाया। उस पल उसकी आंखों से जो आंसू गिरे, वो दुख के नहीं, सुकून के थे। शादी के कुछ महीनों बाद मीरा अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। सिया ने उसे जाते हुए देखा, पर उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। वो जानती थी, हर माँ को एक दिन अपने बच्चे को उड़ने देना पड़ता है। अब उसके दिन फिर अकेले बीतने लगे। सुबह पूजा, दोपहर में बच्चों की क्लास और शाम को वही पुरानी खिड़की, जहाँ से कभी उसने अपना सब कुछ खोया और पाया था। सालों बाद भी वो हर रात आसमान को देखकर कहती, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे वो दिया जो दुनिया नहीं दे सकी, ममता। कभी कभी वो अलमारी खोलती, जहाँ एक पुराना फोटो फ्रेम रखा था, उसमें आर्यन की तस्वीर। उसकी नज़रें कुछ देर उस पर टिकती, फिर वो धीरे से मुस्कुरा देती और कहती, अगर तूने मुझे घर से नहीं निकाला होता आर्यन, तो शायद मैं इतने सारे बच्चों की माँ कभी न बन पाती। वो बिटरनेस सब नहीं थी। सिया ने सब माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसने समझ लिया था, माफ़ करना मतलब भूलना नहीं, माफ़ करना मतलब खुद को आज़ाद करना। एक ठंडी शाम थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सिया अपनी कुर्सी पर बैठी थी, मीरा की शादी की तस्वीरें देख रही थी। उसकी सांसें थोड़ी भारी थीं, पर चेहरा बहुत शांत। पास में जलता दिया टिमटिमा रहा था। वो धीरे से बोली, मीरा अब मैं चलती हूँ। तेरी गोद में जो सुकून मिला, वो शायद स्वर्ग में भी न मिले। उसने आंखें बंद की। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी, और अगले ही पल वो शांति से इस दुनिया से चली गई। अगले दिन जब बच्चों ने स्कूल का दरवाज़ा खोला, तो सिया कुर्सी पर बैठी मिली, चुप, पर जैसे मुस्कुराती हुई। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, मैं अब जा रही हूँ, पर मेरा हर बच्चा, मेरी हर मीरा मेरे साथ हमेशा रहेगा। याद रखना, माँ बनना भगवान की देन नहीं, इंसानियत का वरदान है। उस दिन पूरे शहर में शोक मनाया गया। लोगों ने स्कूल का नाम बदलकर रखा, माँ सिया संस्थान। मीरा लौट आई, माँ की चिट्ठी को सीने से लगाकर रोती रहीं। फिर उसने वही काम जारी रखा, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें घर देना और हर नए बच्चे को सिया माँ की कहानी सुनाना। वो कहती, मेरी माँ कभी माँ नहीं बन सकी, लेकिन उन्होंने दुनिया को मातृत्व सिखा दिया। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं,
क्योंकि वो हमें कुछ और बड़ा बनाने की तैयारी कर रही होती है। सिया माँ की तरह कई और औरतें इस दुनिया में हैं जो अपनी अधूरी गोद में भी दुनिया को पूरा कर देती हैं। अगर आप ऐसी किसी सिया को जानते हैं तो उसे बताइए, वो अधूरी नहीं है, वो खुद में एक पूरी दुनिया है।